सोचें आप एक उबर ड्राइवर हैं, आप उबर चला रहे हैं और आपकी आखिरी राइड है। लोकेशन एक वीरान और सुनसान इलाके की है। आप वहां पहुंचते हैं लेकिन वहां पर पैसेंजर नहीं होता। राइड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। आपको वहां पर कुछ भारी सा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे आपकी गाड़ी का दरवाजा कोई खोल के गाड़ी में बैठा है, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो दिखाई नहीं दे रहा। आप पलट कर देखते हैं लेकिन पीछे सीट खाली है। ऐसे कई वाकयात हैं जो लोग मुझसे शेयर करते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके साथ भी खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आ चुका है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का इज़हार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात के बारे में बहुत जिक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम अज़का है और अगर मैं अपनी जिंदगी को एक लफ्ज में बयान करूं तो वो लफ्ज होगा मेहनत। मुझे बचपन से पढ़ने का शौक था। किताबें मेरे लिए बोझ नहीं थी बल्कि एक रास्ता थी, एक ख्वाब की तरह। मेरा ख्वाब बहुत सादा था लेकिन बहुत मजबूत था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। घर में, स्कूल में, हर जगह मुझे एक ही बात के लिए जाना चाहता था कि लड़की पढ़ती है, नंबर लाती और हार नहीं मानती। मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही। मेरी अम्मी अब्बू को मुझ पर फख्र था और मुझे खुद पर यकीन था कि मैं कर लूंगी। लेकिन नवीं जमात में पहुंचते ही मेरी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया। ऐसा मोड़ जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। शुरू में मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी क्लास में बैठी होती तो अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, सांस तेज हो जाती और फिर मुझे होश नहीं रहता। जब आंख खुलती तो मैं फर्श पर होती। चारों तरफ लोग, टीचर की आवाजें, किसी का पानी के छींटे मारना। सब कहते शायद कमजोरी है, पानी कम पीती होगी। लेकिन ये सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं रहा। घर में भी अचानक ऐसा लगता जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही। मैं बिस्तर पर लेटी होती तो यूं महसूस होता जैसे मेरे जिस्म से सारा खून निकल गया हो। मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते, सर भारी हो जाता और जिस्म इतना हल्का लगता जैसे मैं बिस्तर पर नहीं, हवा में हूं। कभी कभी मुझे खुद से खौफ आने लगता था। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देखती तो लगता कि रंग सर्द पड़ गया। आंखों के नीचे हल्के स्याह हल्के, चेहरे पर वो ताजगी नहीं जो पहले हुआ करती थी। अम्मी मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले जाती। ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, आयरन, बीपी, हर रिपोर्ट नॉर्मल। डॉक्टर कहते कोई मसला नहीं, बस कमजोरी है, टेंशन ना लिया करें। लेकिन मैं अंदर से जानती थी कि यह आम कमजोरी नहीं, ये कुछ और था। और अजीब बात यह थी कि जैसे इम्तिहान करीब आते मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। पेपर से एक दिन पहले मेरा जिस्म जैसे जवाब दे देता। दिल तेज तेज धड़कने लगता, सर में अजीब सा दबाव और एक खौफ बगैर किसी वजह के। मैं बिस्तर पर लेटी होती और छत को देखती रहती। दिल में बार बार यही सवाल आता, मैं तो मेहनत कर रही हूं, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। इसी दौरान घर के माहौल में भी कुछ बदलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मेरी पढ़ाई कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। खास तौर पर मेरा मेडिकल लेने का फैसला। मेरी दादी और मेरी फुप्पो बार बार यही कहने लगी, मेडिकल मत लो, कंप्यूटर लो, अब कंप्यूटर का जमाना है। शुरू में मैंने इनकी बातों को संजीदा नहीं लिया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे लिए बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके लहजे में नरमी कम और जोर ज्यादा होता गया। मैंने एक दिन साफ कह दिया, मुझे मेडिकल ही लेना। ये जुमला मैंने बहुत एतमाद से कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यही जुमला किसी के दिल में हसद और नफरत की बुनियाद बन जाएगा। नवी जमात के दिन मैं उसी हालत में गुजारती रही, बेहोशी, कमजोरी, खामोश आंसू। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं खुद को जबरदस्ती बिठाती, किताब खोलती और खुद से कहती, अज़का तुम मजबूत हो, ये सब तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं नहीं जानती थी कि जो चीज मुझे रोकने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि कुछ और है, और वो कुछ बहुत करीब से शुरू हो रहा था। नवी जमात के दिन मैं
एक अजीब कश्मकश में गुजार रही थी। एक तरफ मेरा ख्वाब था, मेरी मेहनत थी और मेरा यकीन था मैं मेडिकल कर लूंगी, और दूसरी तरफ घर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक दबाव बन रहा था। रोज कोई ना कोई मुझे समझाने आ जाता, कभी दादी कभी फुफ्फो। बात एक ही होती, मेडिकल छोड़ दो, कंप्यूटर ले लो, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। शुरू में खामोशी से सुन लेती थी, मुझे लगता था कि सब बस मशवरा दे रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मशवरा हुक्म बनता जा रहा था और मुझे ये बात चुभने लगी थी। मैंने एक दिन अम्मी अब्बू के सामने साफ कह दिया, मेडिकल ही लूंगी। अम्मी अब्बू ने मेरा साथ दिया। इन्होंने कहा कि अगर बेटी मेहनती है तो इसे रोकना जुल्म है, लेकिन ये बात सबको पसंद नहीं आई। मैंने महसूस किया कि उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। वही लोग जो पहले मुस्कुरा कर बात करते थे, अब बात करते हुए आंखों में अजीब सी सख्ती ले आते थे। मैं खुद से कहती थी शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी दौरान मैट्रिक के इम्तिहानात करीब आ गए। मेरी तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे सीने पर कोई वजन रख दिया गया हो, कभी सर में ऐसा दर्द जैसे किसी ने अंदर से जोर से पकड़ रखा। मैं पढ़ती थी लेकिन लफ्ज जहन में ठहरते नहीं थे। फिर एक रात ऐसा हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। इम्तिहान से सिर्फ एक रात पहले मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये मैसेज मेरी फुफ्फो की बेटी का था। उसने मुझे बोर्ड के पेपर्स भेजे। मैंने स्क्रीन को देखा और मेरा दिल बैठ गया। मैंने फौरन रिप्लाई किया, ये मत भेजो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से पेपर दूंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने ये देखा। मैंने उसे साफ कह दिया कि आइंदा मुझे कुछ भी नहीं भेजना। मैं नहीं जानती थी कि ये इनकार किसके दिल में कितना जहर भर देगा। उस रात मैं सो नहीं सकी। एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अगले दिन मैं पेपर देने गई। मेरे कदम भारी थे, सर में दर्द था, आंखों के आगे हल्का अंधेरा, लेकिन मैंने किसी तरह पेपर दे दिया। पूरे इम्तिहानात उसी हालत में गुजरे, बेहोशी, कमजोरी, खामोशी, जद्दोजहद। जब रिजल्ट आया तो मैं घर पहुंची ही थी कि फोन बज गया। कॉल मेरी फुफ्फो की थी। उन्होंने पूछा, रिजल्ट देखा? मैंने कहा, कहाँ? नहीं, अभी नहीं। उन्होंने मेरा रोल नंबर मांगा। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी की कॉल आई। उसने मेरा रिजल्ट चेक किया और खुशी से बोला, आपका A1 आया। मैं सुन हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगला जुमला मेरे दिल में एक कांटा बनकर चुभ गया। वो हंसते हुए बोला, लेकिन मेरी बहन के पेपर्स रुक गए। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खटक हुई। कुछ देर बाद जब मेरी बात फुफ्फो से हुई तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी का भी A1 आया है। मैं खामोश हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक सवाल उठ चुका था, अगर पेपर्स रुके थे तो A1 कैसे? मैंने उस सवाल को दिल में ही दफन कर दिया। मैं नहीं जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है और असल कहानी अभी शुरू होनी है। मेरे मैट्रिक के बाद लोगों को लगा कि सब ठीक हो गया। A1 ग्रेड आ गया था, खुशियां होनी चाहिए थी, तालियां बजनी चाहिए थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। मेरी तबीयत उसी तरह खराब रहने लगी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मैं खुद अपने जिस्म में कैद हो गई। मैंने इंटरमीडिएट में भी मेडिकल ही लिया। मैं जानती थी कि ये आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर मैंने यहाँ हार मान ली तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। इंटर के शुरू में मैंने पूरी ताकत के साथ पढ़ाई की। मैं रात रात भर जागती, नोट्स बनाती, डायग्राम बनाती, लेकिन जैसे जैसे इम्तिहान करीब आने लगे वैसे वैसे मेरा जिस्म एक बार फिर मेरा दुश्मन बनने लगा। सर में मुसलसल दर्द, दिल की धड़कनें तेज, हाथों में कपकपाहट। कभी कभी मैं किताब खोलकर बैठी और अगले ही लम्हे आंखें बंद हो जाती। मैं मुझे बुलाती, पानी पिलाती और मैं फिर से बेहोश। डॉक्टर के चक्कर दोबारा शुरू हो गए, ड्रिप्स, दवाइयां और वही जुमले, सब टेस्ट नॉर्मल है। मुझे इस लफ्ज से नफरत होने लगी थी, नॉर्मल। अगर सब कुछ नॉर्मल था तो मैं क्यों दिन ब दिन खत्म हो रही थी। पेपर के दिनों में मेरी हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती थी। कभी ऐसा लगता कि मैं अपने आप को ऊपर से देख रही हूं, जैसे मेरा जिस्म कमरे में हो और मैं कहीं और। एक दिन पेपर देने गई और मुझे याद ही नहीं
कि मैंने क्या लिखा। जब पेपर ख़त्म हुआ तो मैं खाली कागज़ों को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर ताला लगा दिया। इंटर का रिजल्ट आया, मैंने स्क्रीन पर अपने नंबर देखे और मेरे हाथ कांपने लगे। 70% के आसपास। MBBS के लिए एक नाकामी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया। मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और पहली बार खुलकर रोई। मैंने खुद से कहा कि शायद अल्लाह को यही मंजूर, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने फिर भी अप्लाई किया, NTS का टेस्ट दिया, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब मेरिट लिस्ट लगी मेरा नाम उसमें नहीं था। मैं खाली आंखों से लिस्ट को देखती रही। अम्मी अबू मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा कोई बात नहीं, कोई और फील्ड देख लेते। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरे लिए ये सिर्फ फील्ड नहीं थी, ये मेरी पहचान थी, मेरा ख्वाब था, मेरी जिद नहीं, मेरी दुआ थी। मैं खामोश हो गई, मैंने किसी से कोई बहस नहीं की। लेकिन इस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था और मैं नहीं जानती थी कि ये टूटना अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असल आजमाइश अभी बाकी थी। इंटर के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं सबको छोड़ दूं या फिर किसी तरह अपने ख्वाब के करीब रहूं। मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक ऐसी मेडिकल फील्ड चुनी जिसके नाम के साथ डॉक्टर लग सकता था। जब मुझे एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो सबने समझा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अम्मी अबू भी खुश थे, वो कहते थे शायद अब हालात बदल जाएंगे। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ इम्तिहान तक महदूद नहीं था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता रहा, लेक्चर, नोटिस, नए चेहरे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल की रूटीन शुरू हुई मेरी तबीयत अचानक मजीद बिगड़ गई। एक दिन वार्ड में खड़ी थी, मरीज के पास फाइल हाथ में, अचानक मेरे कानों में तेजी से आवाज गूंजने लगी। आंखों के आगे सब कुछ घूमने लगा। मैंने दीवार का सहारा लिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं फर्श पर थी। मेरे इर्द गिर्द डॉक्टर्स थे, नर्स थी। मैंने आंख खोली और फिर दोबारा बंद हो गई। उस दिन मैं 3 बार बेहोश हुई। जब डॉक्टर ने मेरी नब्ज चेक की तो उनके चेहरों के रंग बदल गए। मेरी नब्ज आ नहीं रही थी, वो घबरा गए। मेरी फौरन इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया गया। वहां ऑक्सीजन, इंजेक्शंस, मॉनिटर्स। मैं नींद बेहोशी में बस इतना सुन पा रही थी, पल्स नहीं मिल रही, बीपी चेक करें, जल्दी करें। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कट रही हूँ। जब मुझे होश आया तो एक सीनियर डॉक्टर मेरे पास आया। उसने बड़े सुकून से कहा, आप ECG करवाएं और ब्रेन CT स्कैन भी। मुझे उम्मीद थी कि शायद अब कोई वजह सामने आ जाएगी। मैंने ECG करवाया, नॉर्मल। CT ब्रेन करवाया, नॉर्मल। हर रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन मैं हर दिन कमजोर होती जा रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मैं क्यों बार बार बेहोश हो रही? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं अस्पताल से निकली, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। मुझे पहली बार ये ख्याल आया, अगर ये बीमारी नहीं है तो कहीं ये कुछ और तो नहीं। लेकिन मैंने उस ख्याल को खुद से दूर कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि बहुत जल्द ये ख्याल एक हकीकत बनने वाला। हॉस्पिटल से वापस आकर मैंने पहली बार दिल से ये मान लिया था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ मेडिकल मसला नहीं है। क्योंकि जब इंसान की रिपोर्ट्स नॉर्मल हो और वो खुद दिन ब दिन खत्म हो रहा हो तो सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाता है। किसी ने अम्मी को मशवरा दिया कि एक शख्स है, बहुत नेक है, कुरान पढ़ते हैं, दम करते। अम्मी शुरू में बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो कहते थे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सब बातें नहीं मानी। लेकिन जब मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती गई तो आखिरकार वो मान गए। वो वहां गए। वो एक सादा सा घर था, कोई खास चीज नहीं, ना कोई अजीब माहौल, ना कोई डरावनी बात। उन्होंने मुझे कुछ कुरानी आयात दी और कहा कि बाकायदगी से पढ़ो। मैंने दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे लगा कि शायद मैं बेहतर हो रही हूँ। लेकिन जब हम मुकर्ररा वक्त के बाद दोबारा वहां गए तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे जरा भी तवक्को नहीं थी।
जैसे ही मैं वहां बैठी मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, मेरे हाथ कांपने लगे और फिर मुझे खुद होश नहीं रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो आवाज मेरी जुबान से निकल रही थी वो मेरी नहीं लग रही थी। अम्मी घबरा गई, वो बार बार मेरा नाम ले रही थी लेकिन मैं उनकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रही थी जिनका मुझे बाद में भी याद नहीं रहा। वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। जब वो कैफियत खत्म हुई और मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये आम बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उस वक्त एक जिन की हाजिरी हुई थी। उन्होंने कहा कि उस जिन को मुसलमान कर दिया गया और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने मेरे पूरे जिस्म को सुन करके रख दिया। उन्होंने कहा, ये जादू का मसला है। मेरे लिए ये लफ्ज नया नहीं था लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लफ्ज कभी मेरी जिंदगी से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर पढ़ाई रोकने के लिए काम कराया गया ताकि मैं आगे ना पढ़ सकूं। मैंने पूछा किसने? उन्होंने कुछ देर खामोशी के बाद जो कहा वो सुनना सबसे ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने कहा, ये काम आपके ददिहाल की तरफ से है। मेरे दिल में उस बात को कबूल करने से इनकार कर दिया। मैंने खुद से कहा, यह मुमकिन नहीं, अपने लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे मैं वहां जाती रही हर दफा वही कैफियत होती रही, वही आवाज, वही बेहोशी, वो कमजोरी और हर बात ये बात और वाज़ेह होती जा रही थी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं वहां से वापस आती तो कुछ देर के लिए खुद को बेहतर महसूस करती लेकिन फिर सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता। और उसी दौरान मुझे ये भी बताया गया कि मकसद सिर्फ मेरी पढ़ाई नहीं है बल्कि मुझे तोड़ना है, मुझे मजबूर करना है कि मैं अपनी मर्जी छोड़ दूं। मैंने पहली बार दिल ही दिल में ये सवाल पूछा, अगर ये सब सच है तो वो मुझसे क्या चाहते हैं? और इस सवाल का जवाब मुझे बहुत जल्द मिलने वाला था। उस वक्त मैं बहुत कुछ सह चुकी थी। मेरी सेहत, मेरी पढ़ाई, मेरा ज़हनी सुकून, सब कुछ जैसे किसी ने मेरे हाथों से छीन लिया हो। मैं अब भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि मेरे खिलाफ जा सकते हैं। मैं खुद को समझाती थी ये सब गलत फहमी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो दिन आ गया, दिन सब कुछ वाज़ेह होना शुरू हो गया। एक दिन अम्मी ने आकर आहिस्ता से कहा, इसका तुम्हारी फुप्पो ने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर जोर से हाथ रख दिया। मैंने बगैर सोचे फौरन जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे लहजे में न जिद थी न बदतमीजी, सिर्फ इनकार था। अम्मी ने मेरी बात सुन ली, अब्बू ने भी। उन्होंने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला लेकिन शायद ये इनकार किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। इसके बाद मेरी तबीयत और ज्यादा अजीब होने लगी। अब मामला सिर्फ बेहोशी तक महदूद नहीं था। अब मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई हर वक्त मेरे आस पास है। अकेली कमरे में बैठी होती तो दिल घबराने लगता। कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलट कर देखती लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात को नींद टूट जाती, दिल तेज तेज धड़कता, सांस उखड़ जाती और दिमाग में एक ही बात गूंजती, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और भी नहीं। ये लफ्ज़ मैंने किसी से सुने नहीं थे लेकिन मुझे इनका एहसास अंदर ही अंदर होता था। उसी दौरान मुझे बताया गया कि मुझ पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि बहुत से जिन्नात लगाए गए ताकि मैं सुकून से ना रह सकूं, पढ़ ना सकूं और टूट जाऊं। मैं पूरी पूरी रात रोती रहती। नमाज में सजदे लंबे हो जाते थे। मैं अल्लाह से कहती थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? अगर मेरा एक कसूर है कि मैंने इनकार किया तो ये कैसी सजा? लेकिन मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उनके साथ कुछ बुरा हो। मुझे बस ये दुआ चाहिए थी कि अल्लाह मुझे बचा ले। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती तो दिल को कुछ देर के लिए सुकून मिलता, लेकिन जैसे ही मैं गाफिल होती तो सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता। उसी दौरान मेरी सेहत और बिगड़ती गई। एक दिन मेरे जिस्म का एक हिस्सा अचानक सुन्न हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोल भी पा रही हूँ या नहीं। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये फालिज का अटैक हो सकता है। मैं आईने में अपना चेहरा देखती और रोने लगती।
लेकिन अजीब बात ये थी कि जब दम करवाया जाता तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती। ये तजाद मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं खुद से कहती कि अगर ये बीमारी होती तो दम से क्यों ठीक होती, और अगर ये कुछ और है तो फिर इतना जुल्म क्यों। मैं नहीं जानती थी कि इस सब के पीछे हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता खुलने वाली हैं, और वो हकीकतें मेरी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा सख्त होंगी। इस वक्त तक मैं ये मान चुकी थी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मामूली नहीं है, लेकिन फिर भी दिल का एक कोना मेरे मानने को तैयार नहीं था कि मेरे अपने रिश्ते इतनी हद तक जा सकते हैं। मैं खुद को समझाती थी शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद ये सब वहम है, शायद मैं कमजोर हो गई हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एक दिन छत पर नहा कर आई, बाल गीले थे, मैंने कंघी की और वहीं रख दी। जब मैं नीचे आई तो मुझे याद आया कि कंघी ऊपर रह गई है। मैं वापस लेने गई और जो मैंने वहां देखा वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने। वो रिश्तेदार जिनके बारे में बाद में सब कुछ खुला मेरे बाल अपने हाथ में पकड़े हुए थे। मैं वहीं रुक गई, मेरे पांव जैसे जमीन पर गड़ गए हों। मैंने कुछ नहीं कहा, ना चीखी ना सवाल किया, बस खामोशी से पलट कर नीचे आ गई। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर कोई शक बाकी नहीं रहा। इसके बाद छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी। मेरी जाती चीजें अक्सर गायब हो जाती, कभी कपड़ा, कभी तौलिया, कभी कंघी, कभी पेन। जब पूछती तो जवाब मिलता पता नहीं, हमने तो नहीं देखा। लेकिन दिल जानता था कि सब यूं ही नहीं हो रहा। फिर खाने का मामला शुरू हुआ। बार बार मुझ पर जोर दिया जाता कि फलां चीज खाओ। मैं मना करती तो बुरा माना जाता। कभी मीठा, कभी कुछ खास सालन। मुझे अब हर निवाला भारी लगने लगा था। मैं खाते हुए दिल ही दिल में अब आयतल कुर्सी पढ़ती थी। लेकिन एक सच बहुत देर से मेरे सामने आया। जब मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था तब मैं इनके हाथ का बहुत कुछ खा चुकी थी। ये सोच आज भी मेरे दिल को दुख देती है। फिर एक और बात सामने आई। इनके पास मेरी तस्वीरें मौजूद थी, आम तस्वीरें नहीं बल्कि वो जो मैंने कभी किसी मकसद से दी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी अपनी तस्वीरें मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन हकीकत यही थी, मुझे ये भी बताया गया कि अगर मेरी शादी यहाँ ना हो सकी तो कोशिश की गई कि कहीं और भी ना हो सके। हर हद पार की गई। मैंने पहली बार ये मान लिया कि कुछ लोग सिर्फ हसद नहीं करते, वो चाहते हैं कि सामने वाला मुकम्मल टूट जाए। मैं अब बहुत मोहतात हो गई थी। मैं उनकी शादियों में कुछ नहीं खाती थी, मैं अपनी चीजें अकेली नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक सच मैं बदल नहीं सकती थी। हम बचपन से जॉइंट फैमिली में रहे थे, हर चीज पर नजर रखना मुमकिन नहीं था। मैं अक्सर अकेली बैठकर रोती थी। मेरे दिल में बस एक सवाल होता, अगर ये सब सच है तो अल्लाह कब मदद करेगा। और शायद वो मदद आहिस्ता आहिस्ता आने वाली थी, क्योंकि इसके बाद ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने ये सब कुछ और वाज़िया कर दिया। जब सच सामने आना शुरू हुआ तो मुझे हैरत नहीं हुई, मुझे तकलीफ हुई। इसलिए नहीं कि मेरे साथ क्या क्या किया गया, बल्कि इसलिए कि ये सब मेरे अपने थे। जिन रिश्तों को हम साया समझते हैं वही साया सबसे गहरा अंधेरा बन जाए, ये मानना आसान नहीं होता। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आ गई कि ये सब किसी एक इंसान का काम नहीं था। ये सब वही लोग थे जो खुद ये सब करते थे, किसी और से नहीं करवाते थे। खुद ही ये सब जानते थे, खुद ही ये सब करते थे। जब मैंने माजी को जोड़ा तो हर चीज अपनी जगह बैठने लगी। मेरी बीमारी के इम्तिहान से जुड़ जाना, मेरी बेहोशी का अहम दिनों पर आना, मेरा दम से ठीक हो जाना और आम हालात में टूट जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं था। मैंने एक बात कभी नहीं बदली। मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने आयतल कुर्सी नहीं छोड़ी, मैंने चारों कुल नहीं छोड़े, मैंने मंजिल नहीं छोड़ी। मैं रोती थी, सजदों में रोती थी, लेकिन मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं दिल से दुआ करती थी, या अल्लाह अगर ये सब सच है तो मुझे बचा ले, और अगर ये लोग गलत हैं तो इन्हें हिदायत दे दे। मैंने कभी ये दुआ नहीं की कि इनका अंजाम मेरी आंखों के सामने आया, ये शायद उसी वजह से अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं कई बार ऐसे हादसात से बची जहां आम हालात में कोई नहीं बचता, और हर बार मेरे दिल में एक यकीन आता
ये सब आयतुल कुर्सी की बरकत है और आज मैं पहले से बेहतर हूँ। मेरी तबीयत में सुकून है। मैं अब भी पढ़ रही हूँ। मेरी जीपीए की पढ़ाई अच्छी रही, किसी मजमून में 4.0 और किसी में 3.66। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मैं टूटी नहीं। मैं आज भी ये मानती हूँ कि जो अल्लाह चाहे वही होता है। अगर सारी दुनिया किसी के खिलाफ हो तो भी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। मैं आज भी उन लोगों का अंजाम नहीं देख सकती, इसलिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे और हमें उनसे दूर रखे। वो हमारी खुशियों का हिस्सा ना बन सकें, उनकी नज़र हमसे दूर रहे और वो हमारी जिंदगियों से हमेशा दूर रहे। आखिर में मैं आप सबसे बस एक दरख्वास्त करती हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बाकी जिंदगी सुकून, इज्जत, नेक लोगों की रफाकत और अल्लाह की रजा के साथ गुजरे। आमीन। अल्लाह सबको हसद करने वालों के शर से महफूज रखे। आमीन। और एक आखिरी लाइन के साथ एंड करूंगी। सबसे खतरनाक वार दुश्मन का नहीं होता, वो खूनी रिश्तों का होता है जो खामोशी से किया जाता है। ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है स्टोरी में कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द है, क्योंकि कहीं कहीं घंटे बैठकर मैं एडिटिंग करता था तो मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और इसी वजह से मैं स्टोरी को नहीं रोक रहा, लेकिन मैं स्टोरी में जो साउंड इफेक्ट्स हैं उनको भी फ़िलहाल जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, फुली रिकवर नहीं हो जाता, तब तक मैं उनको भी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन स्टोरी आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल रिकवर हो जाऊँगा, तो मैं वो साउंड इफेक्ट्स फिर कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। ये वाक़या 2 दिन पहले का है, लेकिन मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक रात का नहीं, बल्कि उसके पीछे एक पूरी कहानी है। जुम्मे की रात थी, तकरीबन 12 बजने वाले थे। मैं सोने ही वाला था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी दोस्त का नाम था। मैंने कॉल उठाई तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो बोला, ज़ीशान फौरन गाड़ी लेकर आओ, आतिफ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो बेहोश हो गया। पहले तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहा, क्योंकि मैं तकरीबन 1 हफ्ते से वो लोगों से मिला नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा खौफ था जो मजाक नहीं हो सकता था। मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया, गाड़ी निकाली और सीधा उस हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया जहाँ उन्होंने कहा था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मंजर इतना खौफनाक नहीं था जितना फ़ोन पर लग रहा था। आतिफ होश में था, लेटा हुआ था, कमज़ोर लग रहा था, लेकिन नॉर्मल बात कर रहा था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा, घबराने की बात नहीं, पैनिक अटैक लगता है। हम सबको कुछ सुकून हुआ। डॉक्टर के बाद हम लोग अस्पताल के बाहर चाय पीने बैठ गए। वहाँ मेरे दोस्त ने असल बात बताई। वो सब कोयटा होटल में बैठे थे। रात का वक्त था, आम सी महफिल, चाय मंगवाई गई। आतिफ ने चाय का पहला घूंट लिया और मुस्कुराकर बोला, यार चाय बहुत जबरदस्त बनी। जैसे ही वो दूसरा घूंट लेने लगा, अचानक मैंने अपना सीना पकड़ा और जोर से बोला, हाय। सब घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अचानक आतिफ जोर से हंसने लगा, ऐसी हंसी जो नॉर्मल नहीं थी, और अगले ही लम्हे वो कुर्सी से नीचे गिर गया, बेहोश। पहले तो सबको लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन वो वाकई बेहोश था। लोग जमा हो गए, किसी ने पानी दिया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाने को कहा, और यूं अस्पताल पहुंचा। अस्पताल से वापस आकर जब हमने आतिफ से पूछा असल में हुआ क्या था, तो खामोश हो गया। फिर अचानक वो रोने लगा। काफी देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में तलवार घोंप दी, और साथ ही मुझे ये भी महसूस हुआ कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है। हमने फौरन बात बदल दी, मजाक किया, उसका ध्यान हटाया। वो कुछ बेहतर हो गया, लेकिन असल मसला वहां खत्म नहीं हुआ। अगले दिन मुझे पता चला कि आतिफ को घर भेज दिया गया। मैंने वजह पूछी तो मेरे दोस्त ने कहा, यार रात को हॉस्टल में अजीब वाकया हुआ। वो लोग कमरे में बैठे थे, रात के 2 या 3 बज रहे थे। आतिफ वॉशरूम गया, 4-5 मिनट गुजरे,
और अचानक भागता हुआ बाहर आया। वो चुपचाप खड़ा था, बस घूर रहा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें खून उतर आया हो। अचानक वो अपने भाई से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक वो रोता रहा। वो सब मरकज की तरफ चले गए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। कुछ देर बाद उन्होंने उससे पूछा कि आखिर देखा क्या था। आतिफ ने कहा, मैं शीशे के सामने मुंह धो रहा था। अचानक मुझे लगा किसी ने पीछे से मुझे टच किया। मैंने सर उठाया, शीशे में एक बाबा जी खड़े थे, सफेद कपड़ों में, और उनके मुंह से खून टपक रहा था। मैं फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह के करीब वो वापस कमरे में आए। आतिफ का बिस्तर दरमियान में लगाया गया था, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ दोस्त। क्योंकि आतिफ कह रहा था, जब मैं सोता हूं तो लगता है कोई मेरे ऊपर से चल कर गुजरा है। लाइट बंद की गई। किसी ने पूछा, आतिफ सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। दोबारा पूछा, खामोशी। जब लाइट ऑन की तो देखा आतिफ की आंखें बंद थीं, सांस नहीं ले रहा था। उन्होंने हिलाया, आतिफ आतिफ। अचानक आतिफ ने इसे जोर से धक्का दिया कि दोनों पीछे जा गिरे। हालांकि आतिफ जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर है। वो खामोशी से सबको घूर रहा था। उसके बाद कोई नहीं सोया। सुबह 8 बजते ही उनकी टिकट करवाई गई और उसे डेरा इस्माइल खान घर भेज दिया गया। बाद में पता चला कि इस्लामाबाद आने से पहले आतिफ और उसकी कजन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लड़की की अम्मी ने देख लिया था। घर में फसाद हुआ और आतिफ को इस्लामाबाद भेज दिया गया। आतिफ बताता है कि वो रिश्तेदार खानदान में काले जादू के हवाले से मशहूर थी। जब हिसाब कराया गया तो बताया गया कि आतिफ पर काला जादू किया गया और उस पर जिन्नात बिठाए गए। अब इसका इलाज जारी है। अल्लाह के करम से वो पहले से बेहतर है। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मुकद्दस नाज है और मेरा ताल्लुक कराची से है। ये वाक़या आज से तकरीबन 23 साल पुराना है। ये कहानी मेरी अम्मी की छोटी खाला हमीदा खाला की है। मेरी अम्मी की 2 खालाएं थीं। सबसे बड़ी खाला, फिर मेरी नानी और सबसे छोटी हमीदा खाला। तीनों बहनों में हमीदा खाला सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। गोरी रंगत, नैन नक्श और पूरे खानदान की लाडली। एक वक्त ऐसा आया कि हमीदा खाला का रिश्ता आया बहुत अमीर घराने से। जांच पड़ताल के बाद मेरी नानों ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्हें दिल मुतमईन नहीं लगा, लेकिन वो लोग हमीदा खाला को बहुत पसंद कर चुके थे। इनकार पर बात बढ़ी और जाते जाते उन्होंने एक जुमला कहा जो बाद में सच साबित हुआ। अगर ये हमारी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। कुछ वक्त बाद मेरी नानों का इंतकाल हो गया और उनके जाने के बाद हमीदा खाला का रिश्ता तय हो गया। शादी हुई, लेकिन असल कहानी निकाह वाली रात शुरू हुई। जैसे ही हमीदा खाला अपने कमरे में गईं, उन्होंने सामने एक औरत को देखा। वो औरत बिल्कुल दुल्हन के लिबास में थी। वो खामोश खड़ी थी और सीधा हमीदा खाला को देख रही थी। हमीदा खाला चीखी और वहीं बेहोश हो गई। चोर भाग कर आ गए। हालात संभालने की कोशिश की, मगर अगले दिन सब कुछ बदल चुका था। हमीदा खाला ने सफेद लिबास पहन लिया और घूंघट निकाल कर एक कोने में बैठ गई। वो कहने लगी, मेरा शौहर मर गया। बेराब्ता बातें, अजनबी नजरों से देखना और मुसलसल खामोशी। उनके शौहर ने दोनों बहनों को बुलाया और हमीदा खाला को अपने साथ ले गए। कुछ अरसे बाद इलाज करवाया गया। एक जानने वाले आलिम आए। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, इन पर जादू किया गया। आमिल ने कहा कि अगरबत्तियां जलाओ। जैसे अगरबत्तियों का धुआं उठा, वो सीधा घर में रखे पुराने सोफों की तरफ गया। आमिल ने कहा, यह सोफा काटो। जब सोफा काटा गया तो अंदर से एक शीशे की बोतल निकली। उस बोतल में था तावीज, लीमू, गुड़िया, पिंस, हमीदा खाला के बाल और उनकी शादी के जोड़े के दुपट्टे का टुकड़ा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह। आमिल ने कहा, ये बोतल आज रात 3 बजे से पहले दरिया में फेंकनी होगी। हमीदा खाला के शौहर और बड़ी बहन के शौहर बोतल लेकर गए। रास्ते में एक के पांव में सूजन शुरू हो गई। इधर घर में हमीदा खाला की हालत बिगड़ने लगी। वो बेड से बंधी थी, चीख रही थी, उछल रही थी और अजनबी आवाजें निकाल रही थी।
जैसे ही बोतल दरिया में फेंकी गई, हमीदा खाला को सुकून आने लगा। कुछ अरसा ठीक रही और औलाद भी हुई, लेकिन फिर किसी ने दोबारा जादू करवा दिया गया। जब दोबारा आमिल के पास गए तो मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुका है। हमीदा खाला दरगाहों पर यकीन रखने लगी। उन्हें अंदरूने सिंध एक दरगाह पर ले जाया गया। रास्ता जंगल से होकर जाता था। रास्ते में एक टायर फटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कुल 9 टायर फटे। हमीदा खाला हंस रही थी और कह रही थी वो पीछे आ रहा, लाल आंखों वाला साया। किसी तरह वो दरगाह पहुंचे। वहां कुछ बेहतरी आई, लेकिन वक्त के साथ उनका ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल खत्म हो गया। 5 दफा औलाद हुई, मगर हमीदा खाला कभी मुकम्मल ठीक न हुई। उन्हें बांध कर रखा जाता। आखिरकार इन्हें ब्लड कैंसर हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। मेरा नाम बुरैर है और मैं आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ। मैं रोजाना रात तकरीबन 3 बजे अपनी नानी के साथ हॉरर स्टोरी सुनता हूँ। एक बार हम गांव गए हुए थे। वहां घर एक दूसरे से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर थे और मोबाइल पर चलती हुई हॉरर स्टोरीज। सच ये है कि हम ज्यादा यकीन नहीं करते थे। एक रात हमने सोचा चलो खुद देखते हैं कि ये सब वाकयात होते हैं या नहीं। हमारे घर तकरीबन 500 मीटर के फासले पर एक कब्रिस्तान था और उसके बाद 7 किलोमीटर तक कोई दूसरा घर नहीं था। फिर हमारा घर और कब्रिस्तान, जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। एक भूरे रंग का आदमी एक कब्र के सामने बैठा था। हमें उसकी सिर्फ कमर नजर आ रही थी। वो कब्र से कुछ निकाल कर खा रहा था। हम आगे बढ़े और उसे रोकने लगे। इतने में एक लंबा सा शख्स आया और एक ही झटके में हम 5 कजन्स को पीछे खींच लिया। हम डर गए, लेकिन वो कब्रिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड निकला। वो हमें अपने घर ले गया जो कब्रिस्तान के साथ ही था। उसने कहा यहाँ एक आदमी है जो काला जादू करता है, उसे सब सिकंदर कलवा कहते हैं। उसने बताया कि ये नाम इसे जिन्नात ने दिया। अगर कोई इसे कलवा कहकर बुलाए तो इसके जिन्नात इस शख्स के पीछे लग जाते हैं। मुझे तब भी पूरा यकीन नहीं आया, मगर मेरे दोस्त ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा आज रात 3 बजे दोबारा चलेंगे और नाम लेकर पुकारेंगे। मैंने बहुत मना किया, लेकिन दोस्ती का मामला था। उस रात सिर्फ हम 3 गए। जब दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे तो वही आदमी किसी और कब्र पर बैठा। मेरे दोस्त ने पीछे से आवाज दी, ओए कलवे क्या कर रहा है वहां? दान भाई, मेरा दिल वहीं बैठ गया। वो सीधा बैठा था, मगर अचानक उसकी गर्दन पूरी घूम गई। आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, ये गलती महंगी पड़ेगी। आवाज साफ नहीं थी, बीच बीच में अजनबी जुबान शामिल थे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही हुई कि हमने वहीं एक दूसरे के नाम ले दिए। उसे हमारे नाम पता चल गए। हम कांटेदार दरख्तों में छुप गए, मगर एक दोस्त की शर्ट फंस गई और वो टुकड़ा वहीं रह गया। उस रात के बाद हम तीनों को 104 बुखार हो गया। अगली रात से एक जैसे ख्वाब आने लगे। हम तीनों एक ही जगह होते, मगर एक दूसरे को देख नहीं पाते। हर तरफ अंधेरा और फिर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट। इंसान ही नहीं, कुछ और। फिर हालात बिगड़ते गए। एक दोस्त को खून की उल्टियां होने लगी। हमारे मुंह से अजीब बदबू आने लगी, जैसे कोई मुर्दा जानवर हो। जब वालिदैन को बताया तो हम दोबारा उसी गार्ड के पास गए। वहां जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। गार्ड 10 फीट हवा में मुअल्लक था। उसके इर्द गिर्द स्याह कपड़ों में लिपटे वजूद मेरे वालिद हाफिज़े कुरान थे। उन्होंने दम किया, वो वजूद गायब हो गए। गार्ड जमीन पे आ गिरा। उसने कहा ये सब सिकंदर ने करवाया, वो मर रहा है और उसके जिन्नात कंट्रोल से बाहर है। हम एक आलिम के पास गए। उन्होंने हमें देखते ही कहा, जिसने भी तुम पे ये किया है वो बहुत ताकतवर है। उन्होंने बताया कि सिकंदर ने बदले के लिए हर जिन्नात का एक खानदान छोड़ा था। वो हमें मारते नहीं थे, बस ख्वाबों में कैद करते थे ताकि ईमान कमजोर हो। लेकिन अल्लाह के करम से हम सब बच गए और सिकंदर, उसकी लाश से ऐसी बदबू आ रही थी कि लोग करीब भी नहीं जा सकते थे। तो ये एक जादूगर था जिसकी स्टोरी मैंने आपसे शेयर की। बहुत शुक्रिया।
बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मायदा है और मैं काफी अरसे से आपके चैनल को फॉलो कर रही हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे घर में आपकी कहानियां बेड टाइम स्टोरीज बन चुकी हैं। हमें ये भी मालूम है कि हमारे घर में कुछ है। अक्सर गुलाबों की महक आती है, छत पर कोई ना होता मगर साइकिल चलने की आवाज आती, और कभी कभी एक साया सतून के पीछे से झांक कर फौरन गायब हो जाता। मैं बचपन से हॉरर कहानियां और फिल्मों की शौकीन थी। फेसबुक पर हॉरर पेजेस, अम्मी के साथ खौफनाक बातें, ये सब मेरे लिए नॉर्मल था। लेकिन एक रात ये सब हकीकत बन गया। मैं सहन में चारपाई पर सो रही थी। मेरे सामने लटका हुआ मेरा दुपट्टा अचानक ऐसे हिलने लगा जैसे किसी ने हाथ से हिलाया। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैं जमीन पर गिरी हुई थी। मेरे बाएं पांव के टखने को किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहती थी मगर आवाज ही नहीं निकल रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो एक स्याह धुंधला साया नजर आया। मैं चीखना चाहती थी मगर जुबान बंद थी। कलमा पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी हरकत मुमकिन हुई। जब खड़ी होने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे मेरे बाएं टांग में हड्डी ही नहीं है, सिर्फ गोश्त। मैंने वजन डाला और फौरन गिर गई। 2 बार ऐसा हुआ। मैंने अपने जिस्म को घसीटना शुरू किया। वो फासला जो 3-4 फीट का था उस वक्त पहाड़ लग रहा था। जब कमरे तक पहुंची तो आवाज निकलने लगी। आयतल कुर्सी पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह होश आया तो रखने के पास अंगूठे जैसे नील थे। कुछ दिन बाद कमरे से एक अजीब सी बदबू आने लगी। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मेरे शौहर बोल नहीं पा रहे थे। 3 साल इलाज हुआ, मेडिकल भी, दम भी, मगर उनकी वोकल कॉर्ड पर फालिज हो चुका था। 2021 में उन पर आखिरी अटैक हुआ। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। नौकरी खत्म, बिस्तर पर पड़ गए। फालिज ने जिस्म तोड़ दिया। अक्टूबर 2024 में उन पर अजियानी कैफियत तारी हो गई। वो एक वक्त में 8 आवाजों में चीखते, कभी बच्चों की आवाज, कभी गहरी अजनबी आवाज। कमरे से ऐसी बदबू आती जैसे लाश सड़ रही हो। अगरबत्तियां, खुशबू, कुछ काम नहीं आता। उसी दौरान घर में काले साए नजर आने लगे। जागती आंखों से बच्चे दिखाई देते, हालांकि वो स्कूल में होते। रात भर मेरे शौहर चीखते जैसे उनके अंदर कोई और रूह हो, और सुबह मुस्कुरा कर नाश्ता करते। जनवरी 2025 में दौरे आने लगे। एक दौरे में उनका जिस्म तकरीबन 2 फीट ऊपर उछला। वो बिस्तर पर इधर उधर घूम रहे थे, हालांकि वो चल नहीं सकते थे। एक दिन कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से खुला। वो सीधे लेटे थे, कंबल ओढ़े, और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। 1 हफ्ते बाद मैं खाना देने गई। बेड और दीवार के बीच एक बच्चा खड़ा था। वो मुस्कुराहट, अगले लम्हे सब गायब। बस वो बच्चा और मैं। तकरीबन 30 सेकंड, फिर मेरे शौहर चीखे और मंजर खत्म हुआ। 18 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। आज भी उनके कमरे में चीखें सुनाई देती हैं और वो बदबू अभी तक मौजूद है। करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।